Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of MGT 561. The course is on supply chain management. The book which we are using is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition of the book. The publisher of the book is Pearson Publishing and the author of the book are Sunil Chopra and Peter Mandel. In the last lecture, we started the 7th chapter of the book, which is demand forecasting in a supply chain. Before getting into today's lecture, before starting today's lectures, let me just briefly give you an overview of what we have done so far in this chapter before starting today's presentation. So पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जी कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं. देयर आर क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. क्वालिटेटिव टेक्निक्स बेसिकली जजमेंट पे रिलाई करती हैं. इसी के अलावा हमने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग भी हमने ये भी देखा कि जी टाइम सीरीज की भी फोरकास्टिंग की जा सकती है. टाइम सीरीज क्या होता है? ऐसा डाटा जो डिफरेंट टाइम पीरियड में आपके पास हो. हमने देखा, ये भी डिस्कस किया था कि कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है और उसके अंदर भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में कॉजल फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं. और फिर आखिर में हमने देखा कि एक और मेथड है फोरकास्टिंग का जिसको कहा जाता है सिमुलेशन टेक्निक. हमने ये देखा कि जी किसी भी फोरकास्टिंग जो भी हम चीज़ फोरकास्ट करते हैं, किसी भी फोरकास्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. उसके अंदर एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट होता है और उसके अंदर एक रैंडम कंपोनेंट होता है. रैंडम कंपोनेंट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मगर सिस्टमैटिक कंपोनेंट को हम बेसिकली फोरकास्ट कर रहे होते हैं. सिस्टमैटिक कंपोनेंट के अंदर फिर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. देयर इज़ अ लेवल, देयर इज़ अ ट्रेंड एंड देयर इज़ सीजनैलिटी. हमने ये भी देखा कि जी फोरकास्टिंग एरर क्या होता है कि जी एक्चुअल और फोरकास्टेड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम फोरकास्टिंग एरर कहते हैं. हमने ये देखा कि जी किस तरीके से हम सिस्टेमिक कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. हम सिस्टेमिक कंपोनेंट को 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक मल्टीप्लिकेटिव होता है, एक एडिटिव होता है और एक मिक्स्ड होता है. मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं लेवल, ट्रेंड एंड सीजनल फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. एडिटिव के अंदर हम लेवल, ट्रेंड एंड सीजनल फैक्टर को एडअप कर देते हैं. और मिक्स्ड के अंदर बेसिकली लेवल एंड ट्रेंड एडअप हो जाते हैं और सीजनल फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है. और मैंने आपको बताया था कि जो मिक्स्ड अप्रोच होती है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम ये यूज़ कर रहे होते हैं. फिर हमने आखिरी लेक्चर के अंदर देखा कि जी क्या स्टैटिक मेथड है जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं. और हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी टाहो सॉल्ट की. उसके अंदर हमारे पास डेटा था विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ द ईयर्स. और फिर उनको हमने पहले साल के दूसरे क्वार्टर का डाटा, फिर हमने उनको टाइम पीरियड लगाया कि जी पहले टाइम का, दूसरा, तीसरा, चौथा. हमारे पास 12 टाइम पीरियड्स तक वो डाटा मौजूद था. और फिर हमने उसकी बेसिकली डिमांड, हमारे पास हिस्टोरिकल डिमांड मौजूद थी. अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि जी अब आपने आगे 13वें टाइम पीरियड का आपने फोरकास्ट करनी है क्या होगा. मैंने आपको बताया था कि एक्सेल को जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम यूज़ करके आप इस डेटा को उसके अंदर एक्सेल के अंदर इसको प्लॉट कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि जी डेटा को डी सीजनलाइज किस तरह किया जाता है. जैसे ही हमने वो प्योर डाटा, डिमांड डाटा, ये वाला जो है ये डिमांड डाटा, जब हमने इसको एक्सेल के अंदर प्लॉट किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर तो सीजनैलिटी आ रही है. सीजनैलिटी क्या होती है? सीजनैलिटी है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो वेरिएशन होती है इसको सीजनैलिटी कहते हैं. अब ये देखें, ये डेटा ऊपर नीचे इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जी जिस तरह साइन वेव की ऊपर एक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उसके दरमियान में ऑल्टरनेट कर रही है तो इसको सीजनैलिटी कहा जाता है. और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की भी तरफ जा रही है तो इसके अंदर सीजनैलिटी भी है और इसके अंदर ट्रेंड भी है. अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमने देखना है कि हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम ट्रेंड और लेवल भी निकालना चाहते हैं. फोरकास्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, ट्रेंड, लेवल एंड दी सीजनैलिटी.
अब सीजनैलिटी तो हमें नज़र आ रही है इसके अंदर, हमें ये भी पता चल रहा है कि आहिस्ता 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें वो नहीं पता कि जी ट्रेंड क्या है, लेवल क्या है। तो अब हमने फोरकास्ट करना है, यहाँ तक हमारे पास डाटा है, अब हमने आगे जो होने जा रहा है होएगा उसको हमने फोरकास्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या अप्रोच इस्तेमाल की थी कि हमने कहा था कि हम पहले डेटा को डीसीजनलाइज कर देते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ फार्मूला दिखाए थे, आपको दो चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया था कि एक चीज़ होती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है कि जब आपकी पूरी जो सीजनैलिटी का जो एक साइकिल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखें मिनिमम से ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, तो ये एक पीरियोडिसिटी हो गई है कि एक पीरियड इसने मूव कर दिया है। तो इस पीरियोडिसिटी क्या है, 1 2 3 4 टाइम पीरियड्स बाद उसके अंदर पीरियोडिसिटी आ रही है। 1 2 3 4 के बाद फिर से उसके अंदर पीरियोडिसिटी आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिसिटी क्या है। फिर ये हमारे पास टी की जो वैल्यू थी दैट वाज टाइम पीरियड, कितने साल का आपके पास डेटा है। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, उससे हमने क्या कर लिया, हमने डेटा को पहले तो हमारे पास प्योर डेटा था, प्योर जो डिमांड डेटा आ रहा है आपके पास पॉइंट ऑफ सेल से जो डेटा आ रहा है, उसके बाद हमने उसको डीसीजनलाइज कर लिया। डीसीजनलाइज हमने इन 2 फार्मूलाज की यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला कि जी आप डीसीजनलाइज किस तरह कर सकते हो। इस फार्मूला के 2 सेक्शंस थे कि अगर आपके पास पीरियोडिसिटी इवन नंबर है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, अगर पीरियोडिसिटी ऑड नंबर में आ रही है, लेट्स से कि जी पी की वैल्यू अगर 3 आ जाती तो फिर आपने ये वाला कंपोनेंट उसके अंदर यूज़ कर लेना था। यहाँ आप देखें हमारे पास क्योंकि इवन में आ रही है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, अगर ऑड में आ रही होती तो हम ये वाला फार्मूला उसके लिए यूज़ कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद जब हमने डेटा को डीसीजनलाइज कर लिया, अब इस डेटा से सीजनल कंपोनेंट जो है ना वो निकल गया। ठीक है, जब सीजनल कंपोनेंट निकल गया तो हमारे पास ये जो सीजनल कंपोनेंट था ना ये ख़त्म हो गया, इसको हमने नलिफाई कर दिया या हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास प्योर लेवल एंड ट्रेंड का डाटा रह गया। ठीक है, अब हमारे पास पता चल गया है कि जी जो हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास आ रहा है उसका लेवल और ट्रेंड इतना है। अब आपने यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपने फोरकास्ट करनी है कि जी अब हमारे पास डेटा तो 13 टाइम पीरियड्स तक का है, हमारे पास डेटा तो 12 टाइम पीरियड्स का है। अब हम आगे किस तरीके से निकाल सकते हैं, 13वें टाइम पीरियड का किस तरह डेटा निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास डीसीजनलाइज्ड डेटा है, जब आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई है, यहाँ तक आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन आ गई है, अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फोरकास्ट कर सकते हो। अब वो कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। डीसीजनल ये वही डेटा है आपके पास ओरिजिनल डेटा, उसको हमने डीसीजनलाइज कर लिया है। ठीक है, अब जब डीसीजनलाइज कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट कि जी अब इसका हम रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं यूजिंग दिस डेटा। अब इस डेटा को यूज करके विच इज द डीसीजनलाइज्ड डेटा यू कैन इजीली फाइंड आउट रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, अगर आप इसको खोलोगे तो लेट मी इनेबल द कंटेंट। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस का बेसिक मकसद ये होता है कि जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज पे एक लाइन फिट कर दें। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसके अंदर ये वैल्यूज आ रही है ना, डिफरेंट टाइम्स पे हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, इस टाइम पीरियड पे वैल्यू ये आई, इस टाइम पीरियड पे ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि इन पॉइंट्स पे हम एक लाइन फिट कर दें, उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डाटा पे एक लाइन फिट करता है। तो जब लाइन फिट होती है तो आपके पास ये डीसीजनलाइज्ड डाटा है, 3रे टाइम पीरियड का, 4थे टाइम पीरियड का, 5वें टाइम पीरियड का, 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें, इसी तरीके से 11वां 12वां भी आप निकाल सकते हैं, पहला 2 3 भी अगर आपके पास हिस्टोरिक और उससे पहले का डाटा होता तो आप निकाल सकते हैं।
तो अब जब ये डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं कि जी तीसरे टाइम पीरियड में इतनी डी सीजनलाइज डिमांड थी, चौथे टाइम पीरियड में इतनी डी सीजनलाइज डिमांड थी, पांचवें में इतनी थी, छठे में इतनी, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, अब हम इन पॉइंट्स पे क्या हम कोई लाइन लगा सकते हैं, कोई लाइन गुजार सकते हैं जो हमें बता सके, रिग्रेशन लाइन कोई हम लगा सकते हैं कि जी जिससे हमारे पास पता चल सके कि जी उस लाइन की इक्वेशन आ जाए और फिर अगर हमने 13वें, 12वें, 13वें, 14वें पॉइंट पे अगर निकालना हो, फोरकास्ट करना हो, तो उसी लाइन की इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकें। तो वो हम उसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह किया जाता है? मेरे कंप्यूटर के अंदर ये जो एक्सेल खुला हुआ है, इट इज 2010, इसके अंदर डेटा टैब के अंदर आपको देखोगे डेटा एनालिसिस का एक सब टैब बना हुआ है। इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल सी दी रिग्रेशन एनालिसिस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप एक्सेल 2010 को पहली दफा स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको एक्सेल के ऑप्शंस के अंदर जाके एड-इन्स के अंदर जाएं और एड-इन्स के अंदर फिर आपको ये जो टूल पैक है, एनालिसिस टूल पैक, इसको आपको एक्टिवेट करना होगा और गो का बटन दबाना पड़ेगा, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। वरना तो नॉर्मली एक्सेल जब आप स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर ये जो डेटा के टैब के अंदर ये डेटा एनालिसिस वाला टैब एक्टिवेट नहीं हुआ होता। तो अगर हुआ हुआ तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये सारा डीसीजनलाइज डेटा है। अब मैं इस पर रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ उधर से डेटा एनालिसिस पे और मैं कहता हूँ कि रिग्रेशन एनालिसिस करो। रिग्रेशन एनालिसिस में वो मुझसे कहता है कि जी मुझे आप y बताएं और मुझे x रेंज बताएं। तो लेट मी बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी एक्सप्लेन कि जी x एंड y क्या होती है। आपको एफएससी के लेवल में याद होगा कि इक्वेशन सिखाई गई थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये a जो है ये वो पॉइंट है जहां से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है और ये जो b है ये आपकी लाइन का स्लोप बता रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डाटा हमारे पास मौजूद हैं कि जी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में डीसीजनलाइज डिमांड इतनी थी। तो अब हमने इन पॉइंट्स पे एक लाइन गुजारनी है, ठीक है। तो लाइन गुजारने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस में हमें बताएगा कि जी आपका x क्या है, आपका y क्या है। इसके अंदर x क्या है और y क्या है। हमने निकालनी है डिमांड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, ठीक है। और x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू है वो इस x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो y क्या आप क्या निकालना चाहते हो कि जी अगले साल में कितनी डिमांड हो सकती है, डीसीजनलाइज डिमांड कितनी हो सकती है। तो y आपको डिमांड निकालनी है, x जो है अगले टाइम पीरियड। तो हम इसके अंदर x क्या सिलेक्ट करेंगे और y क्या सिलेक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। हम x जो है इसके अंदर ये सिलेक्ट करेंगे, ये जो टाइम पीरियड्स हैं कि जी पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6, 7 और हमारे पास जो y है वो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम एनालिसिस में जाते हैं, रिग्रेशन। तो हम y की जो वैल्यू है वो हम इसको ये दे देते हैं कि जी ये वाले जो सारे सेल्स हैं ये तुम y पे रख लो और ये वाले जो सारे सेल्स हैं 3, 4, 5, 6 अप टिल 10 इसको तुम x के अंदर रख लो। आउटपुट मुझे एक नई शीट के अंदर दे देना और हम इसको ओके करते हैं। तो ये आपको एक आउटपुट देगी जिसके अंदर आपको बताएगा इसका इंटरसेप्ट क्या है और इसका एक्स वेरिएबल क्या है। तो लेट्स सी के जी क्या इसकी वैल्यू निकली है। आप देखें इसके अंदर वैल्यू के अंदर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक आपको इंटरसेप्ट नजर आ रहा है और एक आपको एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है। बाकी भी बहुत सारी आउटपुट समरी इसने दी है,
ठीक है, मगर एट दिस पॉइंट लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू वैल्यू कोफिशिएंट्स की। तो हम ओरिजिनल अपनी इक्वेशन पे जाते हैं कि जी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब हमारे पास जो रिग्रेशन की इक्वेशन आई है वो a प्लस बी एक्स आई है, ठीक है। अब इसके अंदर a जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट के वो पॉइंट जहां y स्टार्ट, जहां जो आपकी जो लाइन है वो पॉइंट y का जहां से वो लाइन स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 18,438.981। तो हम इसको कह सकते हैं 18.439, आपकी बुक के अंदर भी 18 तो हम कहते हैं कि ये वाला वो पॉइंट है जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो हम कहते हैं 18,438 कह दें या 9 कह दें, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 439 के बराबर है, तो हम इसको 439 कह देते हैं। प्लस अब b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू जो है ना वो आपको यहाँ से नज़र आ रही है, b की वैल्यू आपको हमें इधर से नज़र आ रही होगी कि जी ये जो 523.80, ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट है, जो इंटरसेप्ट और x का जो वेरिएबल है दैट इज 523.80। तो हम इसको जाके ऑलमोस्ट कह देते हैं, आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो पॉइंट्स में लिख दो, आपकी बुक के अंदर इसको 524 लिखा हुआ है, और साथ बुक के साथ t की वैल्यू लिखी है, मैंने इधर t की जगह पे x लिखा हुआ है। तो वट एवर यू यूज, इसका कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ रही थी उनकी एक इक्वेशन हम बना सकते हैं लाइन की, और वो इक्वेशन हमने किस तरह बनाई, हमने एक्सेल से बड़ी इजीली बना ली है। तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम डिफरेंट लेवल एंड ट्रेंड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जी मुझे 12 टाइम पीरियड्स तक का मेरे पास डेटा है, मेरे पास 12 टाइम पीरियड्स तक का डेटा है। अब तुम मुझे 13वें टाइम पीरियड का डेटा बताओ तो किस तरह निकालेंगे। 13वें टाइम पीरियड का जो डेटा होगा दैट विल बी 18,439 प्लस आप कहते हो 524 मल्टीप्लाई बाय 13, 13वें टाइम पीरियड का निकल आएगा। ये आपके पास 13वें टाइम पीरियड की फोरकास्ट आ जाएगी। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे 14वें टाइम पीरियड का बताओ, तो वो 18,439 प्लस 524 इंटू 14 करेंगे तो आपको 14th टाइम पीरियड का मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने हिस्टोरिकल डाटा पे एक लाइन सेट की। लाइन सेट करने के बाद अब हम उस लाइन की इक्वेशन को यूज कर रहे हैं फोरकास्ट करने के लिए कि जी आगे क्या हो सकता है, और इससे हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ लेवल और ट्रेंड फोरकास्ट कर रहे हैं, हम इसके अंदर सीजनैलिटी कंपोनेंट नहीं डाल रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी सीजनल कंपोनेंट किस तरह डाला जाए, ठीक है। सीजनल कंपोनेंट डालने के लिए एक और बड़ी आसान सी इजी सी टेक्निक है। हमारे पास ओरिजिनल डिमांड, जो ओरिजिनल डिमांड आ रही है, फिर हमने डीसीजनलाइज्ड डिमांड देख ली। डीसीजनलाइज्ड डिमांड हमारे पास ये है, हमने डीसीजनलाइज्ड डिमांड से एक रिग्रेशन लाइन निकाल के आप इजीली उसको, डीसीजनलाइज्ड डिमांड आपके पास है, आपके पास डिमांड ओरिजिनल डिमांड है, आप इसका रेशो लेना शुरू कर दो कि जी जो ओरिजिनल डिमांड थी और जो डीसीजनलाइज्ड डिमांड थी। तो लेट्स से कि जी अब मैं कहता हूं कि मेरे पास सीजनल इंडेक्स या सीजनल फैक्टर फॉर टाइम पीरियड 1 क्या है। तो सीजनल फैक्टर फॉर टाइम पीरियड 1 जो ओरिजिनल डिमांड थी उसकी डिमांड फॉर टाइम पीरियड 1, और जो डी सीजनलाइज्ड डिमांड थी फॉर पीरियड 1। पीरियड 1 की ओरिजिनल डिमांड क्या थी 8000, और जो उसकी डी सीजनलाइज्ड डिमांड थी दैट वाज अबाउट 18.963, ठीक है। इसी तरीके से 2 की, 3 की, 4 की, सारों की आप निकाल सकते हो सीजनल इंडेक्स। तो हमारे पास ये सीजनल इंडेक्स या सीजनल फैक्टर्स सारे टाइम पीरियड्स के निकल आए हैं, ठीक है।
इसकी ओरिजिनली जब हमने डीसीजनलाइजेशन की थी तो हमने ओरिजिनल पॉइंट्स यहाँ से नहीं निकाले थे इक्वेशन के अंदर, इनको भी हम फिल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यू कैन आइदर यूज दिस इक्वेशन कि अगर आपने y2 निकालनी है फर्स्ट टाइम पीरियड की, y आपने 1 निकालनी है तो 18,439 प्लस 524, t की जगह पे आप 1 लगा दें, y की 2 निकालनी है तो 18,493 प्लस 524 इंटू 2 लिख दें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये भी अगर आपने वैल्यूज निकालनी है यू कैन इजीली। अब क्योंकि ये जो रिग्रेशन लाइन हमने निकाली है ये सिर्फ डीसीजनलाइज डेटा की है तो ये आपको लेवल और ट्रेंड दे रहा है, तो आप लेवल और ट्रेंड इजीली निकाल सकते हो। जो ओरिजिनल फार्मूला था उसके अंदर हम 3 वैल्यूज की इनपुट से चौथी वैल्यू निकाल रहे होते थे या 2 वैल्यूज की इनपुट से तीसरी वैल्यू निकाल रहे होते थे, तो हमने ओरिजिनल फार्मूला से ये वैल्यूज निकाल ली, इस पे हमने रिग्रेशन एनालिसिस लगाया, अब हमारे पास एक लाइन बन गई है सीधी, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आपने पहले क्या किया, आपने सबसे पहले डेटा को प्लॉट किया, प्लॉट करके देखा कि जी वो डेटा तो सारे उसके अंदर सीजनैलिटी आ रही है, सीजनैलिटी आ रही है तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, आपने उससे जो सीजनैलिटी है उसको निकाल दिया। सीजनैलिटी किस तरह निकाली जा सकती है, यूजिंग दीज फार्मूलाज। इन फार्मूला से आप डेटा से जो सीजनल कंपोनेंट है उसको निकाल देते हो। जब सीजनल कंपोनेंट निकल गया तो आपके पास डीसीजनलाइज्ड डिमांड आ गई। इस डीसीजनलाइज्ड डिमांड पे आपने क्या किया, आपने रिग्रेशन एनालिसिस लगाया, रिग्रेशन एनालिसिस से आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि जी कितनी अभी डिमांड है और कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। उस जब डीसीजनलाइजेशन कर दी उससे आपने सीजनल कंपोनेंट या सीजनल फैक्टर या सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत इजी है। जब आपने सीजनल फैक्टर एंड सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए तो अब आपने उनको एवरेज आउट करना है। क्यों? क्योंकि देखो हर टाइम पीरियड में जो ये टाइम पीरियड 1 में वैल्यू आ रही है वही वैल्यू टाइम पीरियड 2 में भी, टाइम पीरियड 5 में भी आ रही है और फिर टाइम पीरियड 9 या 10 के अंदर भी आ रही है। जो 2 के अंदर आ रही है टाइम पीरियड वही वैल्यू फिर इसी तरीके से 6 के अंदर रिपीट हो रही है, वही वैल्यू फिर आपके पास, यानी कि वो जो पीरियोडिसिटी है 4 वैल्यू के बाद वो रिपीट हो रही है। तो अब ये फॉर्मूला है जिससे हम यूज कर सकते हैं एवरेज आउट करना। सीजनल कंपोनेंट तो या सीजनल फैक्टर तो हमने सारों के इंडिविजुअली निकाल लिए है ना यहाँ, अब हम इनको एवरेज आउट करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक एवरेज सीजनल कंपोनेंट निकल आए या सीजनल फैक्टर निकल आए। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हम क्योंकि पीरियोडिसिटी जो इस इक्वेशन के अंदर 4 है तो हम क्या करेंगे 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 और आपके पास 3 साल या 3 टाइम पीरियड्स t इक्वल्स टू 3 था तो इसलिए हम उसको डिवाइडेड बाय 3 टाइम पीरियड का डाटा, तो 3 दफा हम इस सीजनैलिटी को हमारे डाटा के अंदर 3 दफा ये सीजनैलिटी का कंपोनेंट आया है तो हम उसके अंदर 3 से उसको डिवाइड कर रहे हैं कि हमने 3 जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है उसमें हमने देखा है कि 3 उसने साइकिल्स पूरी की हैं तो इसलिए हम उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब सारे आप सीजनल इंडेक्स निकाल लेंगे या सीजनल फैक्टर्स निकाल लेंगे तो आपने पहले टाइम पीरियड का, 5वें टाइम पीरियड का और 9वें टाइम पीरियड का जो सीजनल इंडेक्स है या सीजनल फैक्टर है उसको एडअप करना है डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब ये एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जी इस टाइम पीरियड का, इस टाइम पीरियड का और इस टाइम पीरियड का सीजनल एवरेज सीजनल इंडेक्स क्या है। वो आपने जब इनको एडअप किया ना तो आपको एवरेज वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो ये हमने इसलिए यूज किया। इसी तरीके से हम दूसरे सीजन उसका निकाल सकते हैं कि जी 2 6 10, तो आपके पास पता चल जाएगा कि जी जो टाइम पीरियड 2 है, जो टाइम पीरियड 6 है और टाइम पीरियड जो 10 है उसकी एवरेज सीजनल इंडेक्स क्या है। इस तरीके से हम चारों जो 4 आपके पास, क्योंकि पीरियोडिसिटी 4 है ना, एक 4 पॉइंट्स के अंदर वो अपनी साइकिल पूरी करता है तो हमने
चारों पॉइंट्स का निकाल लिया है कि जी एवरेज वैल्यूज क्या है। जब आपने चारों पॉइंट्स की एवरेज वैल्यू निकाल ली, अब आप बड़ी इजीली फोरकास्ट कर सकते हो। हमने लेवल और ट्रेंड तो पहले ही निकाल लिया था, अब हम सीजनैलिटी भी निकाल लिया हमने। तो अब हम फोरकास्ट करने के काबिल हो गए हैं कि अब हम 13, 14 और 15 में क्या हो सकता है। वो कैसे करेंगे? आपके पास वो ओरिजिनल रिग्रेशन एनालिसिस की जो इक्वेशन थी कि जी dt विच इज 18 439 प्लस 524t, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जो मैंने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से आपको पहले रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर शो की है, ठीक है। तो अब आपने पूरी डिमांड का पहले लेवल और ट्रेंड निकाला। लेवल और ट्रेंड किस तरह से निकाला? आपके पास जो डेटा था दैट वाज रॉ डाटा। रॉ डाटा के अंदर सीजनल कंपोनेंट भी था, उसके अंदर लेवल भी था, उसके अंदर ट्रेंड भी था। तो उस रॉ डाटा को या उस हिस्टोरिकल डाटा को आपने सबसे पहले क्या किया? डी सीजनलाइज किया। जब डी सीजनलाइज किया फिर उस पे आपने रिग्रेशन एनालिसिस चलाया। रिग्रेशन एनालिसिस से हमारे पास लेवल और ट्रेंड की वैल्यू आ गई। जब लेवल और ट्रेंड की वैल्यू आ गई फिर हमने क्या किया? हमने उस डेटा से हमने सीजनल फैक्टर्स निकाले या सीजनल इंडेक्स निकाले। उन सीजनल फैक्टर्स का हमने एवरेज आउट किया और एवरेज आउट करके हमें हर सीजन का एक एवरेज इंडेक्स मिल गया और वो हमारे पास ये एवरेज इंडेक्स सारे का सारा ये आ रहा है। अब हम इस स्टेज पे हैं कि हमें लेवल भी पता है, हमें ट्रेंड भी पता है और हमें सीजनल कंपोनेंट भी पता है। तो अब हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं कि जी 13वें टाइम पीरियड में क्या होगा, 14वें टाइम पीरियड में क्या होगा और 15वें। अब देखिए हमारे पास तो 12 टाइम पीरियड्स तक है ना। अब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि जी 13, 14, 15 और 16 में क्या होने लगा। 12 तक का हमारे पास डेटा है। अब हम फोरकास्ट करना शुरू करते हैं कि 13, 14, 15, 16 में क्या होगा। 13 में वही वैल्यू है कि जी एल लेवल एंड ट्रेंड, वही वैल्यू लेवल आपने इसकी जगह पे 18439 लगा देना है। ट्रेंड की जगह 13 से इसको मल्टीप्लाई किया और ट्रेंड की वैल्यू रिग्रेशन लाइन पे आपने वो वैल्यू डाल देनी है। 524 को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, तो ये आपको लेवल एंड ट्रेंड आपको बता देगा कि कितना है। उसको जब आप एवरेज सीजनल इंडेक्स से ये जो 0.47 हमने निकाला है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी जो अगला टाइम पीरियड है उसके अंदर हम 11,868 किलोज या पाउंड जो भी इसकी यूनिट है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। 14th टाइम पीरियड के अंदर वही करेंगे हम। इस इक्वेशन के अंदर 18439 प्लस 524 इसके टाइम पीरियड की जगह पे 14 लगा देंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम एवरेज सीजनल इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15th टाइम पीरियड के लिए भी हमने यही करना है, एवरेज सीजनल इंडेक्स के साथ हम कर देंगे। और 16th टाइम पीरियड जो है उसके लिए भी हम उसको एवरेज इंडेक्स से या एवरेज सीजनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब हमारे पास प्योरली फोरकास्टेड वैल्यूज हैं। ये फोरकास्ट हमने की हैं। इसके अंदर हमने लेवल, ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट को डाला गया है। इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच यूज की है, एडिटिव या इसके अंदर हमने मिक्स्ड अप्रोच यूज की है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव नहीं यूज की। ठीक है, वो अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस की है कि जी किस तरीके से सिस्टेमिक कंपोनेंट को किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेटिव तरीके से, एडिटिव तरीके से किया। हमने जो है ये मिक्स्ड की है जिसके अंदर लेवल और ट्रेंड को हमने एडअप किया है और फिर हमने सीजनल फैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल फोरकास्ट, इसको हम सिंपल तो नहीं कह सकते मगर अ प्रॉपर फोरकास्ट शुड फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि जी हमारे फोरकास्ट के अंदर ये हमारे पास एक सिंपल टेक्निक्स थी जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा था। हिस्टोरिकल डाटा से हमने उसको
उसके अंदर सबसे पहले हमने डेटा को प्लॉट करके देखा। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी डेटा को किस तरह प्लॉट किया जाता है। अब डेटा के अंदर प्लॉट करके देखा कि जी उसके अंदर तो सीजनल फैक्टर भी आ रहा है। अब सीजनल फैक्टर आ रहा है तो सीजनल फैक्टर को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि एट दिस टाइम अगर आप ओरिजिनल डेटा पर रिग्रेशन एनालिसिस सीधा सीधा लगा लेते तो आपके पास फोरकास्ट इतनी एक्यूरेट नहीं आनी थी। हमारे पास एक और तरीका ये भी हो सकता था कि हम ये जो ओरिजिनल डेटा है हमारे पास, इस पे हम सीधा सीधा ये जो ओरिजिनल डिमांड है इस पे हम सीधा सीधा रिग्रेशन एनालिसिस लगा दें और इसको डी सीजनलाइज ना करें। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डेटा जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन बननी थी ना, वो इतनी अच्छी या इतनी साफ नहीं बननी थी। ठीक है, उसके अंदर एरर ज़्यादा होना था, उसके अंदर दैट वुड हैव नॉट बीन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी डेटा, क्योंकि इस डेटा के अंदर तो सीजनैलिटी भी आ रही है ना, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो रिग्रेशन रन करने के लिए हमने क्या किया कि जी हमने पहले उसको डीसीजनलाइज किया। डीसीजनलाइज करने के बाद फिर हमने उस पर रिग्रेशन एनालिसिस लगाया। अब देखते हैं कि जी और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली फोरकास्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। एक और जिसको हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग की टेक्निक, उसको हम कहते हैं एडेप्टिव फोरकास्टिंग। एडेप्टिव का मतलब ही होता है कि अडेप्ट करना, पहले जो हुआ और अब जो होने लगा है, जो आपने फोरकास्ट किया और जो हुआ उसको देखने के बाद फिर आपने अगली फोरकास्ट एडेप्टेड फोरकास्ट की कि जी पहले डेटा को देख के आपने फोरकास्ट की। तो एडेप्टिव फोरकास्टिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग आ जाती है, हॉल्ट्स मॉडल आ जाता है, विंटर्स मॉडल आ जाता है। ये हम एक एक करके देखेंगे। तो एडेप्टिव फोरकास्टिंग जो होती है उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसके अंदर मूविंग एवरेजेस, उसके अंदर सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, SMOTHIN स्मूथनिंग। उसके अंदर हॉल्ट्स मॉडल आ जाता है और उसके अंदर विंटर्स मॉडल आ जाता है, विंटर्स मॉडल। ठीक है, तो अडेप्टिव फोरकास्टिंग क्या होती है? अडेप्टिव फोरकास्ट एस्टिमेट्स द लेवल, ट्रेंड एंड सीजनैलिटी आर एडजस्टेड आफ्टर ईच डिमांड ऑब्जर्वेशन। कि जी ये अडेप्ट कर जाती है, जैसे जैसे आपकी डिमांड आती है उसके हिसाब से फोरकास्ट करती है। एस्टिमेट्स इनकॉर्पोरेट ऑल न्यू डाटा दैट आर ऑब्जर्व्ड। अब इसके अंदर जो सारा डेटा जो डिफरेंट नई डेटा आता जाता है उसके हिसाब से उसको अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अभी जो पिछली हमने फोरकास्टिंग टेक्निक देखी थी उसके अंदर हमारे पास एक हिस्टोरिकल डाटा पड़ा हुआ था, उस हिस्टोरिकल डाटा पे हमने एक फोरकास्ट निकाली है। अब कभी कभी मुश्किल ये हो जाती है कि जी नया डेटा जनरेट हो रहा है, चेंजेस आती जा रही हैं, आपकी डिमांड के अंदर जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं, वो इट इज़ अडेप्टिंग या इट इज़ चेंजिंग। तो उसके अंदर हम फिर अडेप्टिव फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी अगर कोई कमोडिटी है, जिस तरह सॉल्ट की हमने एग्जांपल देखी थी, तो वो सॉल्ट की जो डिमांड थी हिस्टोरिकल डिमांड से हमें पता चल रहा था कि जी ख़ास अरसे डिमांड ज़्यादा होती है, फिर डिमांड कम हो जाती है, फिर डिमांड ज़्यादा होती है, फिर कि जी गर्मियों में डिमांड ज़्यादा हो जाती है सॉल्ट की, सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है। तो इसकी जो डिमांड है इट वाज फेयरली कांस्टेंट, क्योंकि एक कमोडिटी थी, ये ऐसी चीज़ थी जो लोग यूज़ करते ही करते हैं और इसकी डिमांड जो होती है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। तो इसके अंदर हमें एडेप्टिव की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मगर अब लेट्स से कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड जो है वो तेज़ी से चेंज हो रही है, कोई लग्जरी आइटम्स हैं, कोई फैशन आइटम्स हैं, तो उस केस के अंदर फिर हम
हिस्टोरिकल डाटा पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, फिर वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ, जैसे जैसे नया डाटा आ रहा होता है उसके साथ हमें अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम अडेप्टिव फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। अडेप्टिव फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, हॉल्ट्स मेथड है एंड विंटर्स मेथड है, हॉल्ट्स मॉडल एंड विंटर्स मॉडल है। बेसिकली अडेप्टिव फोरकास्टिंग की इन इक्वेशंस को देख के आप ज़्यादा डरिएगा नहीं, हम एक एक करके देखेंगे क्या है। ओवरऑल एडेप्टिव फोरकास्टिंग का जो मॉडल है वो ये है कि जी अगले टाइम पीरियड को अगर आपने फोरकास्ट करना है यानी कि t+1, तो उसके लिए आपको पिछले टाइम पीरियड का यानी कि t टाइम का लेवल पता होना चाहिए, पिछले टाइम पीरियड का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, और अगले टाइम पीरियड का कोई सीजनल कंपोनेंट हो तो वो आपको पता होना चाहिए। तो L इज द एस्टिमेट ऑफ लेवल एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड T इज द एस्टिमेट ऑफ ट्रेंड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड T, ST इज द एस्टिमेट ऑफ सीजनल फैक्टर फॉर टाइम पीरियड T, F इज द फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर टाइम पीरियड T मेड एट पीरियड T-1। अब फोरकास्ट क्या की जाती है, मैं फोरकास्ट करूंगा तो मैं कल की फोरकास्ट करूंगा, आज की फोरकास्ट आज तो मेरे साथ हो रहा है, जो होना है दैट इज द प्रेजेंट। अब मैंने फोरकास्ट करनी है, फ्यूचर की करनी है, तो हमेशा मैं फोरकास्ट एक टाइम पीरियड पीछे करता हूं। तो फोरकास्ट अगर आपने T+1 की करनी है एट टाइम T, तो आपको क्या चाहिए कि आज के दिन के लेवल और ट्रेंड्स और अगले टाइम पीरियड की सीजनल कंपोनेंट चाहिए। इसी तरह से D जो एक्चुअल डिमांड ऑब्जर्व एट टाइम पीरियड T, E इज द एरर, फोरकास्ट जो की थी और जो एक्चुअल डिमांड आई उसको एरर कहते हैं। लेट्स से कि जी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, मैंने इस पॉइंट की, ये मेरा टाइम पीरियड T है और ये मेरा टाइम पीरियड T+1 है। मैंने इधर बैठ के कह दिया कि जी मैं फोरकास्ट करता हूं T+1 की, मेरे ख्याल में इतनी डिमांड आएगी। टाइम गुजरा T+1 आ गया, तो एक्चुअल जो डिमांड आई वो कह सकते हैं कि जी D+1 पे जो एक्चुअल डिमांड आई थी, T+1 पे जो एक्चुअल डिमांड आई थी वो उस टाइम पीरियड जब वो आया तो हमें पता चल गया कि वो डिमांड आई। तो अब मेरा एरर कितना हुआ, एरर मेरा होगा कि जो डिमांड आई थी, जो एरर T+1 टाइम पीरियड में एरर जो मैंने फोरकास्ट की थी, फोरकास्ट तो मैंने बैठ के पिछले टाइम पीरियड में कर दी थी ना, और जो एक्चुअल डिमांड आई थी T+1 की उसको हम एरर कहते हैं। तो एरर हमेशा आपका मेजर करता है कि जो आपने फोरकास्ट किया था और जितना एक्चुअल डिमांड आई उसको हम एरर कहते हैं। अडेप्टिव फोरकास्टिंग का बेसिकली तरीका क्या है, क्या स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है। यू हैव टू फर्स्ट इनिशिएट the calculation, so you have to compute initial estimates of level L0 and trend and the seasonal factors S1 S up till जितने भी उसके अंदर जो आप कह सकते हैं ना सीजनल फैक्टर्स आपने निकालने हैं। सीजनल फैक्टर्स के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने इधर शो किया था पीरियोडिसिटी P से शो की थी, पीरियोडिसिटी P। तो उसके अंदर आपको इसके अंदर भी यही करना पड़ता है कि जी आपने सारे सीजनल फैक्टर्स निकालने हैं फ्रॉम 1 to P, जितनी पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी इवन भी हो सकती है, पीरियोडिसिटी ऑड भी हो सकती है। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि कितने टाइम पीरियड्स बाद वो फिर से अपना जो उसका बिहेवियर है वो फिर से रिपीट हो रहा होता है। फिर पहला स्टेप है अडेप्टिव फोरकास्टिंग में इनिशियलाइज। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप टाइम पीरियड 0 और टाइम पीरियड 0 या जिस जगह पे आप खड़े हुए हो या जिस टाइम पे आप हो, जिस जगह से आपने शुरू करना है वो टाइम नॉट T0 L0 टाइम पीरियड T0 कह देते हैं। उस पे आपने लेवल भी निकालना है, उस पे आपने ट्रेंड भी निकालना है, उस पे आपने सीजनल कंपोनेंट का उस पे आपने सीजनल कंपोनेंट भी निकालना है अगले टाइम पीरियड का। अब आपने फोरकास्ट करना है, फोरकास्ट डिमांड फॉर टाइम पीरियड T+1। एडेप्टिव फोरकास्टिंग के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनिशियलाइज करना है, फिर आपने फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट क्या करना है आपने T+1 टाइम पीरियड की। जाहिर बात है जब आप टाइम पीरियड T पे खड़े हुए हो तो आप फोरकास्ट क्या करोगे, T+1 की करोगे ना। अगर आप टाइम पीरियड 0 पे खड़े हो तो आप फोरकास्ट 1 की करोगे। अगर आप टाइम पीरियड 1 पे खड़े हो तो आप फोरकास्ट टाइम पीरियड 2 की करोगे।
तो देन यू हैव टू फोरकास्ट, देन यू हैव टू एस्टिमेट द एरर। एरर किस तरह एस्टिमेट किया जाता है कि जो आपने फोरकास्ट की थी और जो आपने डिमांड, जो एक्चुअल डिमांड आई, जब टाइम आया तो डिमांड आपको पता चल गई ना। फोरकास्ट तो टाइम से पहले की जाती है, जब एक्चुअल डिमांड आती है तब पता चल जाता है। तो फिर आपने एरर निकाला और फिर आपने अपनी मॉडिफिकेशन की एस्टिमेट्स के अंदर कि जी आपने डिफरेंट लेवल, ट्रेंड्स और सीजनैलिटी फैक्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशन की। तो ये अडेप्ट कर रही है, जैसे जैसे उसके पास फीडबैक आती जा रही है तो ये अडेप्ट करती जा रही है। तो ये बेसिकली एक अडेप्टिव फोरकास्टिंग का तरीका होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपल काइंड ऑफ अडेप्टिव फोरकास्टिंग। मुझे पता है कि जी जो ओवरऑल मैंने आपको भी पीछे 4 स्टेप्स बताए हैं, दे आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, मगर हम जैसे जैसे ये चारों के 4 जो अडेप्टिव फोरकास्टिंग की टेक्निक्स हैं उनको हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो द कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर। तो अगर इस पॉइंट पे आपको ये स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अडेप्टिव फोरकास्टिंग नहीं समझ आए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये कोई बहुत वो नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब वो चारों चीजें मूविंग एवरेजेस, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, हॉल्ट्स मॉडल, विंटर्स मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी एक मूविंग एवरेजेस जो फर्स्ट काइंड ऑफ एडेप्टिव फोरकास्टिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं। अब मूविंग एवरेजेस जो है इट इज यूज्ड फॉर डेटा व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वेबल ट्रेंड और सीजनैलिटी। ठीक है, आपके पास डेटा के अंदर जब आपने डेटा को प्लॉट किया तो आपने कोई सीजनैलिटी भी नहीं देखी और उसके अंदर कोई ट्रेंड भी नहीं देखा। आपने डेटा को प्लॉट किया तो दैट वाज कि जी उसके अंदर लेट्स से कि जी वो ऐसे ऐसे डिफरेंट रैंडमली एक लेवल पे उसके अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसके अंदर ट्रेंड भी नहीं है कि जी वो एक ही लेवल पे चल रहा है, उसके अंदर कोई ऊपर जाने का या नीचे आने का ट्रेंड भी नहीं है और उसके अंदर कोई सीजनैलिटी भी नहीं है, रैंडमली ऊपर नीचे हो रही है डिमांड। तो अगर डेटा के अंदर सीजनैलिटी भी ना हो और उसके अंदर ट्रेंड भी ना हो तो तब हम मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मूविंग एवरेजेस के अंदर हम क्या सिस्टमैटिक कंपोनेंट फिर फोरकास्ट कर रहे होते हैं, हम सिर्फ लेवल फोरकास्ट कर रहे होते हैं। हमने देखना होता है कि कितनी डिमांड आ सकती है, कितनी ऊपर नीचे डिमांड होगी। तो वो लेवल फोरकास्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। ये इसका फॉर्मूला है कि जी आपने लेवल निकालना है तो आप जितने भी टाइम पे जितनी भी आपके पास डिमांड है उसकी डिमांड को एड अप करो डिवाइडेड बाय एन, जितनी भी उसका एवरेज लेना है। ठीक है, अगर आपके पास पिछले 4 टाइम पीरियड्स की लास्ट 4 टाइम पीरियड्स की डिमांड है तो उस डिमांड को आप एड अप करो डिवाइडेड बाय 4 कर दो। अगर आपके पास लास्ट 5 टाइम पीरियड्स की डिमांड है तो उस डिमांड को एड अप करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अगर लास्ट 6 टाइम पीरियड्स की डिमांड है तो उसको एड अप करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो ये आपको एवरेज आउट कर देगी। एक सिंपल सी एग्जांपल हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस की एग्जांपल। अ सुपरमार्केट हैज एक्सपीरियंस्ड वीकली डिमांड ऑफ मिल्क D1 120 गैलन्स लीटर्स, जो भी आप इसको जो भी प्रॉब्लम के अंदर इसके अंदर आई थिंक गैलन्स दी हुई है। तो लेट्स से कि जी उसने जो वीकली डिमांड एक्सपीरियंस जो की है आखिरी 4 हफ्तों में एक सुपरमार्केट ने लेट्स से कि जी सुपरमार्केट के अंदर जो कस्टमर आए और उन्होंने दूध लिया। ठीक है, तो टोटल दूध कितना हर हफ्ते उनका बिक रहा है। पिछले 4 हफ्तों का उनके पास लास्ट 4 वीक्स का उनके पास डेटा है। वो पहले वीक के अंदर D1 के अंदर उनकी 120 डिमांड, इतने गैलन्स की डिमांड थी, कस्टमर्स ने इतना आके दूध लिया। दूसरे हफ्ते के अंदर इतना 127 गैलन्स लिया, तीसरे हफ्ते के अंदर 144 लिया, चौथे हफ्ते के अंदर 122 गैलन्स लिया ओवर द पास्ट 4 वीक्स। फोरकास्ट डिमांड फॉर द 5th। अब हमें 4 हफ्तों पहले टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2, टाइम पीरियड 3, टाइम पीरियड 4, टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4। अब हम खड़े में हमें ये नहीं पता कि जी टाइम पीरियड 5 में कितनी डिमांड आएगी। अब हमने फोरकास्ट करनी है। तो हम फोरकास्ट किस तरह करेंगे? मूविंग एवरेजेस से।
लेवल निकालना है आपने पिछले जितनी भी डिमांड है उसको एडअप करना और उसको डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड्स। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 120 प्लस 127 प्लस 144 प्लस 122 डिवाइडेड बाय, ये सारे को जब आप एडअप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी लेवल फॉर द 5th टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो अब आप इन सारों को लेवल फॉर द 5th टाइम पीरियड विल बी, जब आपने इन सारों को एड अप किया और उसको डिवाइड बाय 4 कर दिया तो दैट विल बी दिस वन। अब आपने अगर एरर निकालना है तो एरर आप निकाल सकते हो। देखो 1 2 3 4 इस जगह पे खड़े हुए हो, अभी आपने 5वें टाइम पीरियड की फोरकास्ट करनी है 1 2 3 4। अब आपने 4th पे बैठे हुए हो, डिमांड आपके पास D1 जो है दैट इज अबाउट 120, D2 जो है दैट इज अबाउट 127, D3 इज अबाउट 114 एंड D4 इज अबाउट 122। ठीक है, अब आपने फोरकास्ट करनी है कि जी मेरे ख्याल में जो लेवल होगा 5वें टाइम पीरियड का दैट विल बी अबाउट 120.75। तो अब आप इस पॉइंट पे बैठ के एरर निकाल सकते हो कि जी कितना एरर आएगा। अगर आपको पता होता कि कितना एरर आएगा तो आप करेक्ट फोरकास्ट करते ना, इस पॉइंट पे आप एरर नहीं निकाल सकते। जब वो डिमांड आएगी, ये टाइम पीरियड पहुंच जाएगा 5 का, तो अब इस पॉइंट पे आप एरर निकाल सकते हो, 4th पॉइंट पे आप नहीं एरर निकाल सकते। तो जब आप एरर निकालोगे 5वें टाइम पीरियड का, जो आपने फोरकास्ट किया था, फोरकास्ट आपने इतना कर दिया मूविंग एवरेजेस यूज करने से, और उसमें जो एक्चुअल डिमांड जो 5वें महीने के अंदर आपने ऑब्जर्व की, जो एक्चुअल डिमांड ऑब्जर्व की, लेट्स से दैट will be about that was about forecast the error the period। तो जो एक्चुअल डिमांड है दैट इज अबाउट 125 गैलन्स, आपने जो फोरकास्ट की थी वो 120 गैलन्स की थी, तो इसके अंदर जो एरर आ रहा है दैट इज अबाउट 4.25 का एरर आ रहा है। अब आपने फिर से अपनी जो डिफरेंट अगले टाइम पीरियड में, अब आपने 5वां कर लिया, अब आपने अगर 6ठे को करना है तो फिर क्या करेंगे। तो 6ठे टाइम पीरियड्स का अब आपने 1 2 3 4 5 आ गया। अब आपने 6ठे की फोरकास्ट करनी है, तो 6ठे की फोरकास्ट क्या की जाएगी, क्योंकि 4 पॉइंट मूविंग एवरेज ले रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट मूविंग एवरेज, 5 पॉइंट मूविंग एवरेज, 6 पॉइंट मूविंग एवरेज। तो आप जितने पॉइंट मूविंग एवरेज, लेट्स से कि जी अब हमने 1 2 3 4 5, अब 6ठे की हमने फोरकास्ट करनी है, तो लेट्स से कि मैं कहता हूं मैंने 4 पॉइंट मूविंग एवरेज लेना है, यानी कि मैंने आखिरी 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 का मैं एक्चुअल डिमांड लूंगा और मैं उससे फिर जो अगला 6 टाइम पीरियड, वो अगर मैं कहता मैं 5 पॉइंट मूविंग एवरेज दे रहा हूं तो मैं आखिरी 5 टाइम पीरियड जो है ना उनका एक्चुअल डाटा लेके मैं 6ठे को फोरकास्ट करता। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेजेस आप डिफरेंट टाइम पीरियड से ले सकते हैं वैल्यूज, उनके साथ आप इजीली लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो अगली अडेप्टिव फोरकास्टिंग की जो टेक्निक है वो है सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। हमने देख ली कि जी अडेप्टिव फोरकास्टिंग क्या होती है। अडेप्टिव फोरकास्टिंग बेसिकली आपकी जो फोरकास्टिंग वो टेक्निक्स हैं जो अडेप्ट करती जाती हैं जैसे जैसे डाटा आता जाता है। ठीक है, तो अगली जो फोरकास्टिंग अडेप्टिव फोरकास्टिंग की टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। अब सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग कब यूज होती है? आपकी जो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है वो तब यूज होती है व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वेबल ट्रेंड और सीजनैलिटी। वही बात मूविंग एवरेजेस के अंदर भी हमने यही देखा था कि जब कोई ट्रेंड और सीजनैलिटी आपके डाटा के अंदर नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हो सिंपल मूविंग जो आपके पास मूविंग एवरेजेस है या सिंपल मूविंग एवरेजेस टेक्निक। अब हम देखते हैं कि जी सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ये भी हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा के अंदर
ट्रेंड और सीजनैलिटी ना हो, यानी कि उसी तरीके से डेटा आपका ऊपर नीचे हो रहा है रैंडमली और वो एक ही लेवल पे हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, उसके अंदर कोई सीजनल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन सा सिस्टेमिक कंपोनेंट निकाल रहे होते हैं, वो इसके अंदर हम सिर्फ लेवल निकाल रहे होते हैं कि जी अगला, अभी तक हमने ये हमारे पास डेटा है, अब आगे क्या आगे हम कौन सा क्या लेवल हो सकता है, ठीक है। तो इस सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर भी हम बेसिकली लेवल फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम ट्रेंड और सीजनैलिटी नहीं निकाल रहे होते। इसका बेसिक बहुत सिंपल तरीका है, इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ द लेवल assume to be the average of all historical data, वही जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा उसका एवरेज आउट किया जाता है। इसके जो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के जो डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, अब ये स्लाइड आपको बहुत मुश्किल लग रही होगी देखने में, मगर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बेसिकली जो आपका टाइम पीरियड या जो पहला टाइम का जो लेवल है एल नॉट, वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है कि जी 1 से लेके टाइम पीरियड n तक का जो डाटा है उसकी डिमांड को एवरेज आउट कर देना है। वही तरीका कि जी आपके पास 1, 2, 3, 4 टाइम पीरियड्स का अगर डिमांड है, डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3 और डिमांड 4 जो है उसको आपने एड अप करना है और जो उसका सम होगा उसको डिवाइडेड बाय n, जो आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स हैं। तो आपके पास जो इनिशियल लेवल होगा वो इतना होगा, अगला लेवल अगर आपने निकालना है तो वो आप किस तरीके से वो L1, L2, L3 से निकाल सकते हैं। अब आपने फोरकास्ट करनी है, तो जो आखिरी टाइम का डेटा है, लेट्स से कि जी आपके पास यहाँ हिस्टोरिकल डाटा है, अब ये आखिरी डेटा है, अब आपने यहाँ से आगे फोरकास्ट करनी है, तो वो फोरकास्ट जो अगले टाइम पीरियड का जो लेवल होगा दैट विल बी द फोरकास्ट, ठीक है। तो अगले टाइम पीरियड t+1 का जो फोरकास्ट है दैट विल बी इक्वल टू द लेवल ऑफ द लास्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो जिस जगह पे आप खड़े और आगे आप फोरकास्ट करने जा रहे हो, तो जो अगले टाइम पीरियड का जो लेवल होगा या जो फोरकास्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू द लेवल ऑफ दिस टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको हम स्मूथनिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट बेसिकली जो वेरिएशन होती है ना डाटा की उसको स्मूथ आउट कर देता है, इसलिए इसे स्मूथनिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 ली जाती है। अब ये अल्फा की वैल्यू, ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज में आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि जी अल्फा की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है। आपके चैप्टर के आखिर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर के अंदर कि जी अल्फा की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर जस्ट फॉर दिस time just to go ahead with and see what is simple exponential smoothing, हम कह देते हैं कि जी हम अल्फा की वैल्यू जब ज्यादा लेते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेट से कि जी 0.9 ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है, तो लेट से अगर हम 0.9 ले लेते हैं अल्फा की वैल्यू, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो आखिरी डाटा है, यानी कि लेट्स से कि जी हम इस जगह पे खड़े हैं 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, अब हमने फोरकास्ट करनी है 5th टाइम पीरियड की। तो जब हम अल्फा की वैल्यू ज्यादा लेंगे 0.9, 0.95, 0.5, 0.6, 0.7, ज्यादा क्लोज टू 1 जब हम लेंगे, तो हम अपने जो लास्ट टाइम पीरियड्स की डिमांड है ना उनको ज्यादा कंसिडर या उनको ज्यादा वेटेज दे रहे होंगे। इसी तरह से जब हम अल्फा की वैल्यू कम लेते हैं, लेट से 0.1 ले लेते हैं, तो फिर हम आखिरी टाइम पीरियड जो है, आखिरी टाइम पीरियड्स, उनको हम इतनी ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे होते। तो जितना ज्यादा आपने वेटेज देनी है अपने लास्ट ऑब्जर्वेबल डेटा को, उतनी ज्यादा आपने अल्फा की वैल्यू करनी है। मगर देयर इज अ वे, देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू कैलकुलेट अल्फा, और वो हम देखेंगे इस चैप्टर के आखिर में। जब हम सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम ये भी देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है उसके अंदर ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज यूज किए जा सकते हैं कि जी आपने एल नॉट किस तरह, इनिशियल लेवल किस तरह निकालना है, अगले टाइम पीरियड की जो फोरकास्ट होगी वो इस टाइम पीरियड का लेवल होगा, इसी तरीके से अगले टाइम पीरियड का जो लेवल होगा दैट विल बी डिपेंडेंट कि जी आपके पास अल्फा की क्या वैल्यू है और अगले टाइम पीरियड की जो डिमांड है वो कितनी है और इस टाइम पीरियड की लेवल कितना है, ठीक है।
ये भी ऑल्टरनेटिव इक्वेशन है इस इक्वेशन की। ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाए हैं दे विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल 7.2 के नाम से दी हुई है। वही आपके पास डेटा वही है कि जी आपके पास सुपरमार्केट के अंदर जो दूध है या मिल्क है उसकी डिमांड पिछले 4 हफ्तों की है कि जी डिमांड 1 जो थी फर्स्ट वीक की D1 हम कहते हैं दैट इज अबाउट 120 गैलन्स, D2 जो थी दैट वाज अबाउट 127 गैलन्स, D3 जो थी D3 वाज अबाउट 114 gallons and D4 was about 122 gallons। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को 7.2 के अंदर हमने, ये 7.1 का डाटा है एग्जाम्पल 7.1, अब हम एग्जाम्पल 7.2 के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग लगा सकते हैं। वही डाटा है आपके पास पिछले 4 हफ्तों का डाटा आपके पास दूध की कंजम्पशन का। अब हम कह देते हैं लेट्स से कि जी अल्फा इसके अंदर 0.1 है। एट दिस स्टेज हम अल्फा अस्यूम कर लेते हैं कि जी 0.1 है, मगर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल शो यू अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर के किस तरीके से आप निकाल सकते हो किस तरीके से आप निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो एल नॉट लेट से कि जी टाइम पीरियड 1 की कितनी डिमांड है, आपने आपके पास डिमांड 4 पीरियड्स की डिमांड है। अब आपने फोरकास्ट करनी है 5वें टाइम पीरियड की, फोरकास्ट करनी है। आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 इन 4 टाइम पीरियड्स की आपके पास डिमांड है। अब आपने जो है ना वो फोरकास्ट करनी है 5th टाइम पीरियड की कि जी अगले महीने अगले हफ्ते में कितनी या 5वें हफ्ते में कितनी डिमांड हो सकती है दूध की। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल फार्मूला आपके पास जो मैंने बताया कि L नॉट इज अबाउट 1/n समेशन साइन 1 i इक्वल 1 n एंड di। हम क्या करेंगे, L नॉट निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, 120 प्लस 127 प्लस 114 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास L नॉट की आ जाएगी वैल्यू दैट इज 20.75 20.75 आ गई। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला में ये बताया हुआ था सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के जो अगले टाइम पीरियड की जो फोरकास्ट है वो इस टाइम पीरियड का लेवल है। तो अब मैं कहता हूं कि जो फोरकास्ट टाइम पीरियड 1 की होगी दैट विल बी द लेवल ऑफ टाइम पीरियड 0। तो हमारे पास इसका डेटा मौजूद है, मगर अब हमने 5वें टाइम पीरियड का निकालना है तो इसके लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेट करते हैं। आपके पास एल नॉट जो फर्स्ट फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू L नॉट, तो फोरकास्ट विल बी इक्वल टू 120.75। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर आपने इसके अंदर एरर निकालना है तो एरर किस तरह निकाला जाएगा कि जी डिमांड जो एक्चुअल डिमांड थी इस टाइम पीरियड पे दैट वाज अबाउट दिस और जो आपने फोरकास्ट की दैट वाज अबाउट दिस, इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने फोरकास्ट 1 निकाल ली, अब हमने लेवल ऑफ टाइम पीरियड 1 निकालना है। लेवल ऑफ टाइम पीरियड 1 विल बी इक्वल टू अल्फा D1 प्लस 1 माइनस अल्फा L नॉट। L नॉट लेवल क्या है आपके पास, इट इज 120.75। डिमांड आपके पास फर्स्ट टाइम पीरियड की कितनी थी, दैट वाज अबाउट 120। अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.1 है, तो हम L1 निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.1 इनटू दैट विल बी अबाउट 120 प्लस 0.9 इनटू L नॉट विच इज 120.75। तो आपके पास जो L1 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अबाउट 120.68। ठीक है, अब आपको पता है इस फॉर्मूला से, यूजिंग दिस फॉर्मूला के जो अगले टाइम पीरियड की फोरकास्ट है वो इस टाइम पीरियड का लेवल है। तो अब मैं कहता हूं कि जो फोरकास्ट सेकंड टाइम पीरियड का जो फोरकास्ट है वो टाइम पीरियड 1 का लेवल है। तो टाइम पीरियड फोरकास्ट फॉर लेवल टू फोरकास्ट फॉर सेकंड टाइम पीरियड इज अबाउट 120.68
ठीक है। अभी ये हम सारी कैलकुलेशंस जो कर रहे हैं ये हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है, हमने इनसे आगे जाना है क्योंकि लेवल की वैल्यू हमने निकालनी है हर स्टेज के अंदर, ताकि हम फिफ्थ जो हमारे पास फोरकास्ट करनी है ना हमने फिफ्थ टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए हमें लेवल चाहिए फॉर दी फोर्थ टाइम पीरियड, तो इसलिए हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। वरना तो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है पिछले 4 पॉइंट कि जी एक्चुअल डिमांड क्या आई थी, क्योंकि अब हम इसके अंदर ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला था दैट वाज व्हाट, दैट वाज LT+1 इक्वल्स टू अल्फा डिमांड फॉर टाइम पीरियड T प्लस 1 माइनस अल्फा LT, के जो अगले टाइम पीरियड का लेवल है उसके लिए हमें पिछले टाइम पीरियड की डिमांड चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए और पिछले टाइम पीरियड का लेवल चाहिए। तो अगले टाइम पीरियड का लेवल पिछले टाइम पीरियड की डिमांड और पिछले टाइम पीरियड के लेवल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हमने फोरकास्ट निकाल ली सेकंड वीक की, दैट इज दिस। अब हम जब हमने फोरकास्ट निकाल ली सेकंड टाइम पीरियड की, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं आगे। लेट्स यूज some more. Let's go ahead with the forecast for the third time period. Third time period की forecast क्या होगी? That will be the forecast for the third time period will be equal to the level of the second time period. तो level of the second time period will be equal to alpha into D2 plus 1 minus alpha into L2, ठीक, into L1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 127 प्लस 1 minus 1.1 into L2, L1 was about 120.68, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो L2 will be equal to 121.31, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे इसकी कैलकुलेशंस हमने देख लिया। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ हेयर, इट इज़ D+1 डिमांड फॉर 1। तो इसके अंदर जो सेकेंड टाइम पीरियड का लेवल है दैट विल बी डिमांड फॉर दिस एंड L2। तो दिस वन इज दिस L3 जो है, दिस हेयर विल बी L3 will be equal to alpha plus D3 plus this one. अब आपने जो L3 निकाली है इसके अंदर that will be equal to, let me correct this here, let me rewrite this phrase here. जो आपके पास basically L2 की वैल्यू होगी that will be equal to alpha into D into L3 will be equal to alpha into D3 plus 1 minus alpha into L2। जब आप इसको करेंगे तो when we will calculate 0.1 into 114 plus 0.9 into 121.31, ठीक है। तो L3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120.58, दिस इज लेवल 3। अब L3 की वैल्यू जब आपके पास, हमें पता है कि जी फोरकास्ट फॉर दी फोर्थ टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू लेवल ऑफ द थर्ड टाइम पीरियड, तो अब आपके पास जो F4 की वैल्यू होगी वो 120.58 होगी, ठीक है। फिर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेवल 4 L4 निकालने के लिए। तो लेवल 4 विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा की वैल्यू 0.1 इंटू 122 प्लस 0.9 इंटू 120.58, ठीक है। तो ये L4 जब हम निकालेंगे दैट विल बी अबाउट 120.72 विच इज, अब आपको पता चल गया कि जी जो फिफ्थ टाइम पीरियड की जो फोरकास्ट है दैट विल बी इक्वल टू लेवल 4, जो फोर्थ टाइम पीरियड है उसका लेवल है। तो आपकी जो फिफ्थ टाइम पीरियड की जो फोरकास्ट है तो वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो सिंपल जो बेसिकली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का जो प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का वो क्या है कि सबसे पहले आपने L0 निकाला, L1 से आपने फोरकास्ट निकाल ली फर्स्ट टाइम पीरियड की क्योंकि वो L0 के बराबर होगी। फिर आपने जब उससे
फोरकास्ट निकाली, फोरकास्ट से फिर हमने अगला टाइम पीरियड की निकालनी है कि जी लेवल 1 निकालेंगे। लेवल 1 की वैल्यू के अंदर हम अल्फा को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जब अल्फा को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो लेवल 1 निकलेगा वो इट विल बी द फोरकास्ट फॉर द सेकेंड टाइम पीरियड। फिर से हम L2 निकालेंगे। L2 के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अल्फा की वैल्यू। जब वो L2 निकल आएगी दैट विल बी इक्वल टू द फोरकास्ट ऑफ द थर्ड पीरियड। जब फिर हम L3 निकालेंगे उसके अंदर हम अल्फा की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे हमारे पास फोर्थ टाइम पीरियड की फोरकास्ट आ जाएगी क्योंकि वो L3 के बराबर है। फिर हम L4 निकालेंगे जिसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अल्फा की वैल्यू। तो जब L4 की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास फिफ्थ पीरियड की फोरकास्ट आ जाएगी क्योंकि दैट इज इक्वल टू L4। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का जो तरीका है वो ये है कि जी आपने पहले L0 निकाली, वो आप इस तरीके से एवरेज आउट निकालते हैं। अगले टाइम पीरियड की फोरकास्ट इस फॉर्मूला से गवर्न हो रही है और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता हर टाइम पीरियड का लेवल निकालना है कि जी अगले टाइम पीरियड T+1 के लिए आपको डिमांड चाहिए प्लस आपके पास पिछले टाइम पीरियड का लेवल चाहिए। तो जब आप इस फॉर्मूला को इनकॉर्पोरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट से आप पहले L0 निकालोगे, फिर फोरकास्ट दैट विल बी इक्वल टू द फोरकास्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड। फिर आप L1 निकालोगे इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, उससे आपके सेकंड टाइम पीरियड की फोरकास्ट आएगी। फिर आप L2 निकालोगे इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, उससे आपके पास थर्ड टाइम पीरियड की फोरकास्ट आ जाएगी। फिर आप L3 निकालेंगे इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, उससे आपके पास फोर्थ टाइम पीरियड की फोरकास्ट आएगी। फिर आप L4 निकालेंगे इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, उससे आपके पास फोरकास्ट आ जाएगी फिफ्थ टाइम पीरियड की जो हमने कैलकुलेट करनी थी। और हमारे पास जो फोरकास्ट है विच विल बी, अब हम 120.72 गैलन्स की डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5वें हफ्ते के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम डेटा को डीसीजनलाइज कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जी एडेप्टिव फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर हमने जो पहली दो टेक्निक है मूविंग एवरेजेस एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर के अंदर हमने देखी हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम और एडेप्टिव फोरकास्टिंग की टेक्निक्स देखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।